हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं लास्ट ईयर का 2023 का जो प्रश्न पत्र है उत्तराखंड बोर्ड का, वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपने देख लिए थे, आगे के कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला था, इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो आपकी बनती हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो ये आपका 2023 का प्रश्न पत्र था जिसके आपने कुछ क्वेश्चन आंसर देख लिए थे। आज के सेशन में कुछ और क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन था आपका, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। ठीक है ना, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम आपने कहाँ पढ़ा था? वैद्युत रसायन वाले अध्याय में पढ़ा था। तो फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी दो नियम उन्होंने दिए थे। पहला नियम आपका कहता था कि विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त हुआ पदार्थ होता है वो उसमें प्रवाहित आवेश या विद्युत धारा की आप बात करते हैं उसके समानुपाती होता है। ठीक है। द्वितीय नियम जो आपका था, यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की विद्युत धारा को समान समय तक प्रवाहित किया जाता है तो क्या होगा? इलेक्ट्रोडों पर जो जमा हुआ पदार्थ है उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ओके, तो ये आपके दोनों नियम थे फैराडे के विद्युत अपघटन से संबंधित, जो कि आपने देखे हैं जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे अच्छे से, तो वहां पर भी हमने फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को बहुत अच्छे से स्टडी किया था। ओके, जो आपका तुल्यांकी द्रव्यमान होता है वो होता है धातु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको डिवाइड करेंगे धनायन को अपचयित करने में जितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हुए हैं उनकी संख्या से। ओके, क्या कहा मैंने? विद्युत रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान क्या है आपका? जो वहां पर परमाणु द्रव्यमान है धातु का, उसको डिवाइड करेंगे किससे? जो भी आपकी धनायन अपचयित हो रही है वहां पर, उसको अपचयित करने में जितने इलेक्ट्रॉन आपके लग रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NiCl4 2 निगेटिव अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 जो है आपका वो प्रतिचुंबकीय है, यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय हैं, क्यों? होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए। ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता से क्या समझते हैं? इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, Cr+3 और Cu+। क्लोरोबेंजीन में उपस्थित क्लोरीन परमाणु एथिल क्लोराइड में उपस्थित क्लोरीन परमाणु की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, क्यों? क्लोरोबेंजीन में उपस्थित क्लोरीन परमाणु जो है, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन है आपका, और दूसरा क्या है? इथाइल क्लोराइड है। जब यहाँ पर आप किसकी बात करते हैं? क्रियाशीलता की बात करते हैं, रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो रिएक्टिविटी किसके कारण हो रही है? जो CCl बॉन्ड है, देखो यहाँ पर भी एक कार्बन है, ठीक है, जिससे ये Cl जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है इस वाले में? ये H है आपके 5 और ये Cl है, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बंध है। इथाइल क्लोराइड में बेंजाइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है आपका? कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है। लेकिन जो आप बॉन्ड की बात करते हैं बेंजीन रिंग में, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा बॉन्ड, ठीक है ना। और आपको पता है जितना मजबूत बॉन्ड होगा रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। इस वजह से ये क्या है? लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन। ओके, क्लियर है? आप लोग लिखेंगे क्लोरोबेंजीन की कम क्रियाशीलता आंशिक द्विआबंध प्रकृति के कारण है, जिस
जिससे CCl बंध छोटा व, चलिए नेक्स्ट आपको बताना है नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है एंड मोल प्रभाज आपका क्या होता है। चलिए माइक ले लीजिए, GIC जयंती कोट, माइक ले लो बच्चों। क्या नाम है बेटा? बबली। बबली, क्या होता है नॉर्मेलिटी? एक लीटर विलियन में घुले 1 ग्राम तुल्यांक की मोलों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ओके आपने कहा 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 ग्राम तुल्यांक तुल्यांक की संख्या को भाग दे देंगे यानी कि, तो आपका नॉर्मेलिटी आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। नॉर्मलिटी या नॉर्मलता जिसे आप कहते हैं वो क्या होता है? किसी विलयन के एकांक आयतन, एकांक आयतन से क्या समझते हैं? जैसे बबली ने हमें बताया 1 लीटर आयतन, उसमें घुले हुए विलय के जो ग्राम या मोल तुल्यांकों की संख्या होती है उसी को क्या कहा जाता है? आपका नॉर्मेलिटी कहा जाता है। ओके किसी विलयन के एकांक आयतन में घुले हुए विलय के ग्राम या मोल तुल्यांकों की संख्या कैपिटल N से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका मोलरता। मोलरता कौन बताएगा मुझे? परिभाषित करना है आपको इस प्रश्न में इन टर्म्स को, और अगर फॉर्मूले पूछे जाते हैं तो साथ साथ वो भी लिख लेंगे, इसमें ही आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं अच्छे से। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा फिर? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ओके ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलय का जो भार होता है उसके तुल्यांकी भार से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से आपका तुल्यांकों की संख्या आपको ज्ञात हो जाती है। चलिए मोलरता कौन बताएगा मुझे? GIC नथु वाला, ये तो बेसिक टॉपिक है बच्चे। मोलैरिटी क्या होता है? GIC जयंती कोट, माइक ले लो कोई बच्चा। यस क्या नाम है बेटा? बबली। बबली। बबली किसी और को माइक दे दो। मोलरता बताइए मुझे कोई और बच्चा। मोलरता क्या होता है? 9th का टॉपिक है आपका। हेलो मैम। यस गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। क्या नाम है बेटा आपका? शांति। शांति। शांति मोलरता क्या होता है? 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय विलय के मोलों की संख्या को उस विलय विलियन को मोलता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या कितनी है? ठीक है ना, 1 लीटर विलियन यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे
विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब सपोज आप कह रहे हो लीटर आयतन जो है वो 1 लीटर हो गया है, तो जब हर में आपका 1 आ गई है वैल्यू, तो मोलरता आयतन सपोज क्या है, मैंने कहा आयतन बराबर हो गया है 1 लीटर। 1 लीटर हो गया है, तो मोलरता m बराबर क्या हो जाएगी, m क्या होगी, जितना उसमें विलेय के मोलों की संख्या है। क्लियर? यानी कि आप परिभाषा के क्या दे सकते हैं कि 1 लीटर, जैसे हमें किसने बताया, शांति ने बताया कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या ही उस विलयन की, ठीक है, विलयन क्या है आपका, विलयन वो है जो समांगी मिश्रण था आपका, उसी को विलयन कहा जा रहा था। सपोज आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में आपने पानी भर दिया, ठीक है, इसमें फिर आपने, इसमें क्या है, इसमें H2O है, देन आपने इसमें शुगर ऐड कर दी, ठीक है, शुगर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से आपने शुगर को उसमें डिसॉल्व कर लिया है, तो ये एक सॉल्यूशन बन गया आपका, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स है, 2 अवयवी घटक होते हैं विलयन के, एक विलायक होता है, दूसरा विलेय होता है, ठीक है। विलायक आपका निश्चित होता है कि 1 होगा, लेकिन विलेय 1 से अधिक हो सकते हैं। सपोज शुगर के साथ साथ आपने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दी, तो 2 विलेय हो गए हैं, एक शुगर हो गया है, एक सॉल्ट हो गया है। विलेय कौन है, विलेय वो है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है, और विलायक क्या है, जो उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित है। सामान्य भाषा में आप कहते हैं कि जो घुल रहा है वो विलेय है, और जो घोल रहा है, जिसमें घुल रहा है, वो विलायक हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो मोलरता क्या है, इसका पूरा आपने 1 लीटर निकाला, इस सॉल्यूशन से आपने 1 लीटर निकाल लिया, और अब आप उस 1 लीटर में गिन रहे हो कि विलेय के, यानी जो शुगर है आपकी, उसके मोलों की संख्या क्या है, ठीक है। तो जितने उसके मोलों की संख्या है उस 1 लीटर विलयन में उपस्थित, वही उसकी क्या होगी, मोलरता कहलाएगी, ठीक है ना। मोलरता को आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। चलिए, और विलेय के मोलों की संख्या की गणना कैसे करते हैं, मुझे बताइए, कौन बताएगा। बबली बताइए, मोलों की संख्या की गणना कैसे की जाती है। मैम, विलय का दिया गया भार और विलय का अनुभार बटे विलय का अनुभार। वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। जो भी आपका देखो, यहाँ पर हम विलेय की बात कर रहे थे, किसके केस में, मोलरता के केस में, लेकिन आपको जिस भी कंपोनेंट का, जिस भी अवयव का आपको मोलों की संख्या की गणना करनी होती है, उसमें आपको देखना होता है कि आपको दिया गया भार क्या है, यानी कि कितने ग्राम, कितने किलोग्राम आपको बताया गया है। सपोज हम यहाँ पर शुगर की बात कर रहे थे, चीनी की बात, तो चीनी आपको बोल दिया गया है कि 10 ग्राम चीनी है, तो वो 10 ग्राम चीनी क्या है, उसका दिया गया भार है, ठीक है ना। इस दिए गए भार को क्या करना है, अब चीनी का कुछ ना कुछ एक अणु का भार होता है, जिसको आप उसका आणविक भार कहते हैं, तो उस दिए गए भार को आप उसके आणविक भार से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तो इससे आपको क्या पता चल जाता है, मोलों की संख्या पता चल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप मोलों की संख्या की गणना करेंगे, और फिर मोलों की संख्या की गणना करने के बाद आपके पास आयतन होगा, उससे आप मोलरता निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। तो मोलों की संख्या की गणना करना आपको आना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। ये आपको डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में नहीं पूछेगा कि मोलों की संख्या बताइए, बट आपको इसी तरह से जब क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो वहां पर मोलों की संख्या की गणना करनी होगी। थर्ड टर्म था आपका मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कौन बताएगा मुझे क्या होता है मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन जिसे आप कह रहे हैं, जल्दी से हैंड रेज करिए। GIC रीठा खान, माइक ले लें जल्दी से। मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, ये सबसे अच्छा वाला टॉपिक है इन सभी टर्म्स में। चलिए, ये कुछ भी नहीं होता है, ये आपका अनुपात होता है, क्या होता है, अनुपात। अब याद आया कुछ, किस किस का अनुपात है, जो हमें अभी बबली ने मोलों की संख्या बताई ना, उसी मोलों की संख्या का अनुपात है। और किस किस का, जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल प्रभाज निकालना होता है, जनरली आप लोग विलेय की बात कर रहे हो, तो हम विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं सपोज, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं।
तो क्या होगा, विलेय का जो मोलों की संख्या है, ठीक है ना, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या। क्या बोला है मैंने बोला है आपने पानी लिया है, ये सपोज ये कोई ए है जिसको आप विलायक बोल रहे हैं, इसमें आपने कोई चीज बी ऐड कर दी है, ठीक है। तो दो कंपोनेंट्स है आपके पास, ए और बी। बी आपका सपोज विलेय है, सोल्यूट है, और ए आपका क्या है, विलायक है, यानी सॉल्वेंट है। तो जब आप सॉल्यूशन की बात करेंगे यानी विलियन की बात करेंगे, तो विलियन का मतलब क्या है, विलियन का मतलब है ए प्लस बी। समझ रहे हो, विलियन क्या है, विलियन है आपका शुगर और वाटर का जो मिक्सचर है, ठीक है ना, जो मिश्रण आपको प्राप्त हुआ है जल का और शक्कर का या चीनी का, वो आपका विलियन है। उसके मोल प्रभाज की बात आप जब किसी के कर रहे हो, सपोज आप चीनी के मोल प्रभाज की बात कर रहे हो, तो आप लिखेंगे चीनी के जो मोलों की संख्या है उसके बटे में कुल विलियन के मोलों की संख्या कितनी है, और कुल विलियन के मोल कितने हो जाएंगे, चीनी के मोल प्लस उसमें क्या कर देंगे आप, पानी के मोलों की संख्या कर देंगे, तो कुल विलियन के मोलों की संख्या हो जाएगा। तो जब विलेय का मोल प्रभाज आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन के कुल मोल, ओके। और विलियन के कुल मोल क्या है, विलियन किस किस से मिलकर के बना है, विलायक और विलेय से, तो हो जाएगा विलेय के मोल धन विलायक के मोल, ठीक है, यानी मोलों की संख्या। इसी प्रकार आप विलायक का मोल अंश निकाल लेंगे, तो विलायक का मोल अंश या विलायक का मोल प्रभाज की गणना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलियन के कुल मोलों की संख्या, ओके। तो ये आपका मोल प्रभाज हो गया, नोट कर लेंगे जल्दी से फिर आगे चलेंगे। चलिए न्यूमेरिकल आ गया, जो अभी आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड। 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा जिसका अणुभार 40 है, कॉस्टिक सोडा को जल में घोलकर 200 ग्राम विलियन बनाया गया है। विलियन की मोललता और विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करो। 4 ग्राम of caustic soda, molar mass 40, is dissolved in water to prepare 200 gram of solution. Calculate the molality of the solution and molar fraction of the solute। यहाँ पर मोललता की गणना करनी है आपको, ठीक है, मोललता क्या होती है, इस न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देन निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन क्यों होते हैं, आयन क्यों बनाते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। लेंथेनॉइड संकुचन क्यों हो रहा था और डी ब्लॉक के तत्व रंगीन क्यों है, ये सब आपने पढ़ा है। देन कोगुलेशन, टिंडल इफेक्ट, अपोहन, इथाइल अल्कोहल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से और क्लोरोफॉर्म को फिनॉल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करते हैं। ये सारी रिएक्शन है जो अभी हम देखेंगे। इसके बाद आपका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है और डीएनए आरएनए में अंतर, बायोमोलिक्यूल का आपका क्वेश्चन है। कोलराउस के नियम, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। 25 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, जहां पर जिंक से Zn+2 बन रहा है, यानी जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है वहां पर, और वो एक इलेक्ट्रॉन आपके एक इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहे हैं, 2 Ag के मॉलिक्यूल ग्रहण कर रहे हैं, जहां पर E0 सेल की वैल्यू आपको दी गई है, ओके। एंड नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है आपको, और निम्न सेलों के लिए सेल अभिक्रियाएं लिखनी है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण की व्युत्पत्ति करनी है आपको, समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको दिया गया है, इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अर्ध आयु का फॉर्मूला आपको पता ही है, उस फॉर्मूले में आपको ये k की वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वेग स्थिरांक
की वैल्यू दी गई है आपकी 2.31 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो अर्ध आयु टी हाफ इज इक्वल टू होता है आपका 0.691 अपॉन के। देखिए इस चैप्टर से आपके कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये जो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया गया है, अर्धायु आपको निकालनी है, तो अर्धायु का क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है। और नर्स्ट इक्वेशन आपकी आती ही आती है, और साथ ही सेल की अभिक्रियाएं लिखने के लिए बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आपको चैप्टर में समझाया गया था कि कैसे आप किसी भी जो सेल अभिक्रिया बनानी है आपको वो कैसे बनानी है, और नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है उसको डिराइव करके भी हमने बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% यानी 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय होता है वो 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। ये आपको बताना है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। 99 पूर्णता में लगा समय कितना समय लगेगा, T99 मान लेते हैं इसे, इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग 100 बाय 100 माइनस 99। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका 2.303 बाय के लॉग 100, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 2.303 बाई के, ठीक है। तो ये हो गई वैल्यू T99 की, इतना टाइम लगा उसको। ओके, अब T90 के लिए निकालो। 90% पूर्णता में लगा समय, सेम वही log 100 अपॉन 100 माइनस 90, 2.303 बाई के लॉग बेस्ड है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1, तो क्या हो गया T90 इज इक्वल टू 2.303 बाय के। अब देखो दोनों बॉक्सेस को कंपेयर करो, दुगना आ रहा है ना। इस प्रकार जो आपका T99 था वो क्या हो जाएगा 2 इंटू T90 हो जाएगा, समझ रहे हो। T90 की वैल्यू क्या है 2.303 के, और T99 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2.303 के अपॉन के, ठीक है। तो ये वैल्यू तो किसकी है, इतनी वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू ये T90 की है ना, तो T99 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू T90। ओके, तो यानी दुगना हो रहा है समय। चलिए, और संगत सिद्धांत आपको पूछा गया है क्या होता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार किन्हीं दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया होने के लिए उनमें टक्कर होना आवश्यक है। यानी अणु अगर अभिक्रिया कर रहे हैं इसका मतलब उनके बीच में कोलिजन हो रहा है। अणुओं के मध्य टक्कर तभी होती है जब अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होगी। तो आपको पता है कि एनर्जी बैरियर होता है जिसको तोड़ना पड़ता है और उसके बाद ही वो अभिक्रिया करेंगे। तो वो सक्रियण ऊर्जा जो होती है वहां तक उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को जाना होता है, जिसके बाद वो क्या करेंगे अभिक्रिया करेंगे और टक्कर करेंगे। अणुओं के बीच टक्कर होने के पश्चात सभी अणु उत्पाद में नहीं बदलते, यानी जितने भी मॉलिक्यूल हैं ऐसा नहीं है कि सभी प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। केवल वही अणु उत्पाद बनाएंगे जिनमें इफेक्टिव कोलिजन होगा, यानी कि प्रभावी टक्कर आपको देखने को मिलेगी। और प्रभावी टक्कर क्या है, जिनके फलस्वरूप उत्पाद बन रहे हैं। क्योंकि सभी अणु उत्पाद नहीं बनाते हैं, अतः प्रभावी टक्करों की संख्या अणुओं की कुल संख्या से कम होगी, समझ रहे हैं। यानी अणु बहुत सारे हैं और जो टक्कर प्रभावी टक्कर हो रही है वो कम अणुओं के मध्य हो रही है, या टक्कर तो सभी के मध्य हो रही है लेकिन जो उत्पाद बन रहे हैं वो कम बन रहे हैं, यानी प्रभावी टक्करों की संख्या क्या हो गई वहां पर कम हो गई। इसके अलावा आपको यहाँ पर अभिक्रिया दिखाई गई है जहां पर x प्लस वाई मिलकर के उत्पाद बना रहे हैं,
और यही आपकी क्या है, संगत सिद्धांत में आपको बताना है पूरा। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने के लिए संस्पर्श विधि का नामांकित चित्र है ये क्वेश्चन भी आते हैं आपके। गाटम एंड कोक अभिक्रिया, ये मैं अभी आपको बताऊंगी, और कुछ और रासायनिक अभिक्रियाएं हैं यहाँ पर, उन पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की बात की थी मैंने आपके साथ लास्ट सेशन में। सैंडमेयर, गाटमैन, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज, वुड्स फिटिक, फ्रीडल क्राफ्ट की दो हैं, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, रिमर टीमन, कॉलबेज रिएक्शन, रोजनमून रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गाटम एंड कोक, क्लेमेंसन, वोल्फ किस्नर, टॉलन्स टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो, कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, हेल वोलार जिलेंस्की, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन एंड कार्बिलमाइन रिएक्शन, हिंसबर्ग टेस्ट एंड कपलिंग रिएक्शन। ओके, तो ये सारी रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन की। तो सैंडमेयर रिएक्शन is the chemical reaction which is used to synthesize aryl halide। किसको बनाने की अभिक्रिया है? एराइल हेलाइड को बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है, पहली बात। फ्रॉम एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट, और किससे बनाएंगे? डाइएजोनियम सॉल्ट से इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो एराइल हेलाइड यानी जिनको आप हेलोअरीन भी कह रहे थे, हेलोअरीन को बनाने की सिंथेसिस थी आपकी, जहां पर सबसे पहले आप क्या ले रहे थे, यहाँ पर डायजोनियम, कोई एक अमीन ले रहे थे आप, और उस अमीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ करवा रहे थे, जिसके बाद आपको एक डायजोनियम सॉल्ट मिल रहा है। उस डायजोनियम सॉल्ट को आप क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा रहे थे, और देन आपका क्या हो रहा था, डायजोनियम समूह की जगह आपका एक Cl जो भी आपका हेलाइड था वो आ रहा था, और उसके बाद आपको क्या मिल रहा था, एक एराइल हेलाइड प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन जाती है। यहाँ पर आपको बताया गया है, क्या बोला मैंने, एराइल हेलाइड को एमीन से प्राप्त करने की अभिक्रिया है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा आपका, फर्स्ट स्टेप में जो आपका कोई अमीन है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट, और HX होगा आपका 273 to 278 केल्विन, और आपका क्या बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। सपोज HX की जगह आपने HCl लिया है, तो फिर आपका बेंजोनियम डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। देन क्या होगा, अब ये रिएक्ट करेगा और बेंजीन पर आपका क्या आ जाएगा, कोई हेलोजन आ जाएगा, ये X। ठीक है, यही है सैंडमेयर की रिएक्शन, और N2 आपकी अलग हो जाएगी। ये क्या बना, एराइल हेलाइड बन गया। ठीक है, जिसको आप हेलोअरीन भी कहते हैं। बस इतनी सी अभिक्रिया है सैंडमेयर की, क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका गार्टनमैन रिएक्शन। ये कुछ रिएक्शन मैंने आपको होमवर्क में भी पढ़ने के लिए बोली थी। फिंकलस्टीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है आपका, एल्काइल हेलाइड को बनाने की अभिक्रिया है, याद होगा आपको, तो अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था, जहां पर क्या हो रहा था, एल्काइल आयोडाइड को बनाया जाता है एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड से। ठीक है, क्या कहा मैंने, एल्किल आयोडाइड को एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड से बनाते हैं। और होता क्या है इसमें, जो ये आपके एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड हैं, इनकी अभिक्रिया कराई जाएगी सोडियम आयोडाइड से।
शुष्क एसीटोन के की प्रेजेंस में, और तब यह अभिक्रिया होगी आपकी। ठीक है, क्या कहा मैंने? एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, ठीक है, की अभिक्रिया देखो बच्चों, एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में हम इसे देख रहे थे और एल्काइल हैलाइड से इसको बनाया जा रहा था। यहाँ पर क्या कहा मैंने? R1 है आपका, जहां पर X की जगह क्या होगा? Cl होगा या फिर Br होगा। ठीक है ना, एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से बना रहे हैं, NaI के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी। और क्या करना है? आयोडाइड को बना रहे हैं तो इस आयोडाइड को यहाँ इंट्रोड्यूस कराना है X की जगह, और X कहाँ चला जाएगा? यहाँ Na के साथ चला जाएगा, यानी Ri बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड और NaX आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यही फिंकलस्टीन की अभिक्रिया है। स्वार्ट्ज में सेम यही स्टेप आएंगे आपके, लेकिन होगा क्या? वो एल्काइल फ्लोराइड, वहां पर क्या कर रहे हो आप? मेटालिक फ्लोराइड ले रहे हो और फ्लोराइड्स को बनाने की ये अभिक्रिया है। समझ गए? किसको बनाने की? इससे पहले वाली फिंकलस्टीन में आपने आयोडाइड को बनाया। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या बनाना है? यहाँ पर आपने एल्काइल फ्लोराइड को प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपकी क्या है? एल्काइल फ्लोराइड को बनाने की है, स्वार्ट्ज रिएक्शन जिसे आप कहते हैं, स्वार्ट्ज की अभिक्रिया। दोनों ये आपके हेलो एल्कीन हेलो एरीन चैप्टर के जो अभिक्रियाएं हैं, जहां पर आप हेलो एल्कीन को बनाने की अभिक्रिया देख रहे थे, वहां की अभिक्रियाएं हैं ये। ठीक है, चलिए, ये सारी नेम रिएक्शंस मैंने आपको होमवर्क में दी थी। अभी ये नेम रिएक्शंस आप लोग नोट कर लेंगे कुछ, फिर आने वाले सेशंस में हम लोग इन पे बात करेंगे। वुड्स फिटिक, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, रीमर, टीमैन, कॉलबेस, रोजनमुंड, स्टीफन, इटार्ड, गाटम एंड कोक, ये सारी रिएक्शंस आप पढ़ के आएंगे होमवर्क में। देखो, नेम रिएक्शन आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है क्वेश्चन पेपर का, यानी कि इससे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, चाहे जितने भी डायरेक्ट पूछ सकता है, कभी कभी फिलअप्स में भी दे सकता है कि आप प्रोडक्ट बताइए, या फिर प्रोडक्ट दे देगा आपको रिएक्टेंट बताना होगा। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप लोगों ने अच्छे से अटेंड किया होगा, समझे होंगे क्वेश्चंस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला है कि जो आपका सोल्यूशन चैप्टर है उसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर बनते हैं, तो वो आप लोगों ने देखने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, वो आपने देखने हैं। साथ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, हम लोग नेम रिएक्शंस में अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि नेम रिएक्शन आपकी आती ही आती है। ठीक है ना, तो उन सभी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, जितनी मैंने होमवर्क में दी है उनको पढ़ लेंगे। फिर आने वाला जो सेशन होगा उसमें हम लोग कुछ और नेम रिएक्शंस और कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। साथ ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी प्रीवियस ईयर के, कि किस किस प्रकार के प्रश्न उनमें पूछे गए थे। ठीक है ना, बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और आज का सेशन सभी को समझ में आया? बोलो, हैंड रेस करिए अगर समझ में आया तो। ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पर GIC जयंती कोर्ट से बबली ने और शांति ने बहुत अच्छे से आंसर किया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर करने का प्रयास किया। सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। कोई भी डाउट आता है तो ऑफलाइन टीचर से या फिर ऑनलाइन सेशन में टीचर से पूछ लेना है, और डाउट नहीं रखना है कोई भी। ठीक है, सभी डाउट्स अभी तक क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, बाकी ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।